इनहेरिटेंस। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, या फिर हम बोलें बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल यानी लिविंग सेल के अंदर में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज के टाइम पे हमें क्लियर पता है कि इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी दो तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए बुलाते हैं, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बुलाते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए। ये दोनों मिल करके ही इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो मिल करके इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। अब यहाँ तक बात पहुँची कैसे? अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें तो हम वहाँ पे मेंडल से स्टार्ट किया था हमने इनहेरिटेंस को स्टडी करना। मेंडल ने सीधा सीधा बोला था कि जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं उसके लिए हमारे पास में कुछ फैक्टर्स नाम के डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को बाद में नाम दिया गया जीन्स। मतलब हम क्या बात कर रहे थे, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं। जब डिस्कवरी आगे बढ़ी तो हमने पढ़ा होगा मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया था, जिससे ये पता लगा कि भाई जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर में। ये भी हमें पता है कि क्रोमोसोम या फिर डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर में। अब इस न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने। न्यूक्लियस तो एक ऑर्गेनील होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में जो इसका कंटेंट है, जो इसके अंदर में मटीरियल भरा हुआ है, इसको पहली बार बताया था, इसके बारे में पहली बार इसने बताया था एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1869 में ये पहली बार इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर का एसिडिक मटेरियल पता किया था। न्यूक्लियस के अंदर में एक एसिडिक मटेरियल पाया जाता है और उसको पहली बार किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक मिशर इन द ईयर 1969। इसको इन्होंने जो मटेरियल इनको न्यूक्लियस के अंदर में दिखाई पड़ा, इसको इन्होंने टर्म दिया था न्यूक्लिन। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में मिला था तो इसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। यही न्यूक्लिन आगे चल करके नाम पड़ गया इसका न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से ये पूरी हिस्ट्री है कि कैसे हम मेंडल के फैक्टर्स से होते हुए क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लिक एसिड तक पहुँच पाए। और आज के टाइम पे हमें मालूम है न्यूक्लिक एसिड खुद भी दो तरह का है, डीएनए और आरएनए। इस पूरे चैप्टर में हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, डीएनए की बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और ये आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इनहेरिटेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें कवर करनी है। स्टार्ट करना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड से। तो जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना होता है, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, इसके कंपोनेंट्स, कौन कौन से बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें समझनी है। पहली बात तो आप याद रखिए कि न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है, पॉलीमर का मतलब होता है मल्टीपल यूनिट्स। मर मतलब यूनिट्स और पॉली मतलब मल्टीपल। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर छोटी छोटी काफ़ी सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं तो उसको बुलाते हैं पॉलीमर्स। जैसे मान लो ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर को आप एक मोतियों की माला से भी समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है इसको बोल देंगे पॉलीमर। अच्छा, इस पॉलीमर के अंदर में कई सारे छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स होते हैं जिसको बोलते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स, मोनोमर का मतलब होता है यूनिट और मोनो का मतलब सिंगल। तो जो सिंगल यूनिट किसी भी पॉलीमर की एक एक यूनिट होती है उसको हम मोनोमर कह करके बुलाते हैं। ये मोनोमर आपस में कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, इन बॉन्ड्स के थ्रू, और जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड के अंदर में ये जो बॉन्ड है ये बना होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं इसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
तो ये जितने भी बॉन्ड्स हैं दीज आर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब हमें यहाँ पे पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो मोनोमर है, न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है, इसका क्या नाम है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। एक बार हमको ये मोनोमर पता लग गया, उसके बाद में इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं और एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। देखो ये जो मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का, उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। और जो फाइनली हमारे पास में पॉलीमर, पूरा का पूरा पॉलीमर मिलता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पढ़े हमने, डीएनए और आरएनए। डीएनए के अंदर में अलग तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए के अंदर में अलग टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के आरएनए के अंदर में राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड दोनों में होता है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उनका टाइप स्लाइटली डिफरेंट होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए में और आरएनए के अंदर में होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये यूनिट्स हैं, सिंगल यूनिट्स, और सिंगल यूनिट्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके पूरा न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले तो हमें स्टार्ट करना है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। भाई पहले हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझना है। एक बार हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ लिया, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हमें उनको आपस में खाली बॉन्ड्स के थ्रू जोड़ना रहेगा, तो उनको तो जोड़ने का काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, कोई भी न्यूक्लियोटाइड चाहे डीएनए का हो चाहे आरएनए का हो, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पहला कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर, एक ऐसी शुगर मॉलिक्यूल जो कि 5 कार्बन की बनी है, उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट होता है एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस मतलब इसके अंदर अमोनिया ग्रुप या फिर अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये बेसिक ग्रुप की फॉर्म में इसको इस्टेब्लिश करता है। जो तीसरा कंपोनेंट होता है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम H3PO4 की फॉर्म में आपस में बाइंड करता है। ये तीनों मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इन तीनों का आपस में ज्वाइनिंग किस तरह से होती है, पेंटोज शुगर के कौन से टाइप की होती है, इन सब का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एक एक करके समझेंगे और वो कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। पहले बात करेंगे हम पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल की, जो कि 5 कार्बन की एक शुगर है, मतलब पेंटोज शुगर है। इसमें हमें पेंटोज शुगर, ये जो शुगर होती है एक साइक्लिक फॉर्म में, मतलब एक साइक्लिक रिंग की फॉर्म में ये मॉलिक्यूल हमें दिखाई पड़ेगा, साइक्लिक फॉर्म में हमें दिखाई पड़ेगी। अब शुगर जो है वो डीएनए के अंदर में अलग शुगर पाई जाती है। अगर हम डीएनए की बात करें तो ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है, लेकिन डीएनए में थोड़ी सी डिफरेंट होती है और आरएनए में स्लाइटली डिफरेंट होगी। आरएनए में जो शुगर होती है उसका नाम होता है राइबोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर जिसका नाम है राइबोज शुगर। साइक्लिक फॉर्म में होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। शुगर को नंबरिंग करते टाइम हम प्राइम वर्ड लगाते हैं, 4 प्राइम, 3 प्राइम, 1 प्राइम, मतलब 1 के ऊपर एक डैश लगाएंगे जिसको बोलते हैं 1 प्राइम। शुगर की नेमिंग में ये बाय कन्वेंशन यूज़ किया जाता है। तो ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर के अंदर में ध्यान से देखो तो एक रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इस रिंग के अंदर में 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन। तो जो रिंग है ये हेट्रोसाइक्लिक, मतलब यहाँ पर 2 तरह के एटम्स हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर की रिंग पाई जा रही है हमारी राइबोज शुगर में। हर कार्बन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखो हर कार्बन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये पूरा हो गया राइबोज शुगर। डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर।
ये राइबोज शुगर का ही मॉडिफिकेशन है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंज है और क्या कितनी % सिमिलैरिटीज है। 1' OH नंबरिंग कर देते हैं 2', 3', 4' एंड 5'। ध्यान से देखना, बस डिफरेंस एक ही जगह का है। अगर आप इसके 2nd प्राइम कार्बन पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ग्रुप, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है, इसमें से डीऑक्सीजनेशन हो गया है, डीऑक्सीजनेशन। और डीऑक्सीजनेशन की वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन बचता है। तो क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन हो गया तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर लिया गया है। ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में है, जबकि राइबोज शुगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट बनाएगी। बाकी यहाँ पर भी जो रिंग बनती है वो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की ही बनती है। फर्क सिर्फ यहाँ पे OH ग्रुप को लेकर के है 2nd प्राइम पोजीशन पर। ये पहला कंपोनेंट हो गया जिसको हमने बताया पेंटोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियोटाइड का, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस भी बुलाते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग की फॉर्म में ये कंपोनेंट, ये कंपाउंड हमें दिखाई पड़ता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसलिए क्योंकि ये नाइट्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर के बनी हुई रिंग है। किसी भी रिंग में अगर 2 कंपोनेंट हैं या एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, कि वहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है इसके अंदर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। इसीलिए हम इसको नाइट्रोजनस बेस बुलाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। एक और ख़ास बात होती है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। इनके अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट करते हैं, एक के बाद एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड प्लेनर होने के साथ एरोमेटिक भी होता है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि जिन भी कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिस्टम पाया जाता है ऑल्टरनेटिवली वो प्लेनर होते हैं और एरोमेटिक नेचर शो कर रहे होते हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के टोटल नाइट्रोजनस बेस हमें दिखाई पड़ते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनको बोलते हैं प्यूरीन डेरिवेटिव, जिनको हम बुलाते हैं प्यूरीन डेरिवेटिव। और दूसरे नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनको बोलते हैं पाइरीमाइडीन डेरिवेटिव, पाइरीमिडीन डेरिवेटिव। क्या फ़र्क होता है दोनों में? देखो, प्यूरीन डेरिवेटिव ऐसे नाइट्रोजनस बेस हैं जो कि प्यूरीन रिंग से मॉडिफाई होकर के बने। बेसिकली प्यूरीन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस किसके मॉडिफिकेशन से बने? बाय मॉडिफिकेशन इन प्यूरीन रिंग। प्यूरीन एक रिंग सिस्टम होता है, उस रिंग सिस्टम में अगर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें, कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, तो उससे जितने भी नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे उनको हम बुलाएंगे प्यूरीन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, पाइरीमिडीन डेरिवेटिव सेम इसी तरह से बाय मॉडिफिकेशन इन पाइरीमिडीन रिंग। पाइरीमिडीन एक रिंग होती है, एक रिंग सिस्टम होता है। जब इस पाइरीमिडीन रिंग सिस्टम में हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो भी नाइट्रोजनस बेस हमको मिलेगा उसको क्या बुलाया जाएगा? पाइरीमिडीन डेरिवेटिव। इसका मतलब पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई प्यूरीन रिंग क्या होती है और पाइरीमिडीन रिंग क्या होती है, तब तो हम इसका मॉडिफिकेशन करेंगे ना। देखो, प्यूरीन रिंग जो है ना वो 2 फ्यूज्ड रिंग से बनी होती है। 2 रिंग्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं, उससे बनती हैं प्यूरीन रिंग। जबकि पाइरीमिडीन रिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल रिंग होती है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, प्यूरीन का थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहले हम सिंगल रिंग सिस्टम की बात करते हैं, पाइरीमिडीन की बात करते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये हमारा हो गया प्यूरीन रिंग सिस्टम, सॉरी पाइरीमिडीन रिंग सिस्टम। इस पाइरीमिडीन रिंग सिस्टम में ध्यान से देखो तो 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट है, मतलब ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है।
हेट्रोसाइक्लिक रिंग होने के साथ में इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये प्लेनर और एरोमेटिक टाइप की भी है। इसको नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं, जब नंबर करेंगे तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 पहला नाइट्रोजन को नंबर देते हैं और साइक्लिक फॉर्म में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से इसको नंबरिंग किया जाता है। अगर पायरिमिडीन प्यूरिन रिंग की बात करें तो जो प्यूरिन रिंग है वो 2 रिंग से फ्यूज़ होकर के बनी होती है, जिसमें से एक रिंग होती है पायरिमिडीन रिंग, भाई जो हमने अभी पायरिमिडीन रिंग पढ़ी है वही होती है, प्लस पायरिमिडीन रिंग के साथ में एक इमिडाजोल रिंग होती है, एक और रिंग होती है इमिडाजोल रिंग। अब ये कैसे बनती है पहले उसको समझो, फिर उसके बारे में और चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो 2 रिंग सिस्टम है। पहला रिंग सिस्टम है पायरिमिडीन रिंग सिस्टम जो कि 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन से मिलकर के बना है। जो दूसरा रिंग सिस्टम है दैट इज इमिडाजोल जो कि 2 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन से जुड़ करके बना है। तो 2 रिंग सिस्टम होती है और आपस में दोनों रिंग सिस्टम आपस में फ्यूज्ड हैं। इनको फिर से नंबरिंग करते हैं। इनको नंबरिंग करते टाइम इस बार इस तरह से कुछ नंबरिंग दी जाती है। ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन जो इमिडाजोल रिंग होती है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग दी जाती है। तो ये नंबरिंग हो गई प्यूरिन रिंग और पायरिमिडीन रिंग। ये बेसिक रिंग है, ये स्केलेटल रिंग है जिनके मॉडिफिकेशन से हम प्यूरिन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस बनाने वाले और पायरिमिडीन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस का फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस। तो पहले हम बात करेंगे कौन से नाइट्रोजनस बेस की, जो प्यूरिन रिंग से डेराइव्ड हुए हैं। प्यूरिन डेरिवेटिव, प्यूरिन डेरिवेटिव 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं, एक है एडिनाइन, एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा है ग्वानाइन नाइट्रोजनस बेस। तो 2 नाइट्रोजनस बेस, एडिनाइन जिसको ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानाइन जिसको जी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर याद है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ईजिली आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक NH2 लगा दीजिए, बस ये हो गया प्यूरिन रिंग। अब बात करते हैं ग्वानिन की। ग्वानिन में हल्का सा और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में NH2 और इधर ऑक्सीजन, ये रिंग हो गया हमारे पास में ग्वानिन सिस्टम। यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, इधर ऑक्सीजन और इधर NH2 ग्रुप हमने जोड़ रखा है, ये बन गया ग्वानिन। चाहे एडिनिन की बात करें या ग्वानिन की बात करें, ये दोनों किस में आएंगे, प्यूरिन डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस, या फिर इनको प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस भी बुला देते हैं। प्यूरिन क्लास में जो नाइट्रोजनस बेस है उस फॉर्म में। दूसरा जो डेरिवेटिव आएगा, दूसरे तरह के नाइट्रोजनस बेस आते हैं पायरिमिडीन डेरिवेटिव। पायरिमिडीन डेरिवेटिव, पायरिमिडीन डेरिवेटिव का मतलब है कि पायरिमिडीन रिंग से डेराइव्ड नाइट्रोजनस बेस जिनका डेरिवेशन पायरिमिडीन रिंग के मॉडिफिकेशन से हुआ है। इसमें भी हमारे पास में 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एक है साइटोसिन और एक होता है यूरासिल। साइटोसिन और दूसरा क्या होता है, यूरासिल। अब साइटोसिन पहले बनता कैसे है वो समझ लो। इधर नाइट्रोजन रहेगा, ये तो सारे सिंगल रिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर तो हमें एक सिंगल रिंग ही बनानी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, साइटोसिन के पास में क्या होता है, हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा हमने, जो साइटोसिन है यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ हमारे पास में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जबकि अगर हम यूरासिल की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया यूरासिल और साइटोसिन। प्रॉब्लम यहाँ पर आती थी कि हमारे पास जो यूरासिल है, अगर हम एडिनाइन की बात करें तो ये DNA में भी पाया जाता है प्लस RNA में भी पाया जाता है। इसकी बात करें तो ये भी DNA और RNA में पाया जाता है।
साइटोसिन की बात करें तो ये भी डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, लेकिन यूरासिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए में यूरासिल का एक मॉडिफाइड वर्जन पाया जाता है, स्लाइटली मॉडिफिकेशन होकर के बनता है वो, जिसका नाम होता है थाइमीन, या थाइमीन को हम ज़्यादा अच्छा 5 मिथाइल यूरासिल कह करके भी बुलाते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल या फिर थाइमीन। 5 मिथाइल यूरासिल यानी कि जो हमारा यूरासिल है उसमें आपको क्या जोड़ना है, बस 5th पोजीशन पर एक अमोनिया ग्रुप जोड़ना है, इस तरह से। जैसे ही आपने 1 2 3 4 5 6 5th पोजीशन पर एक मिथियोनिन ग्रुप जोड़ दिया, तो इसी 5 मिथाइल यूरासिल का नाम क्या होता है, थाइमीन। थाइमीन ज़्यादा स्टेबल है तो डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। भाई डीएनए जो मॉलिक्यूल है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबल होना। तो डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे सेल ने इवोल्यूशन के दौरान यूरासिल से किस में कन्वर्ट कर लिया है, डीएनए को बनाने के लिए थाइमीन। तो अब अगर हम इन 5 नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो इन 5 में से 4 एडिनाइन, ग्वानिन और 3 साइटोसिन, ये तीनों डीएनए प्लस आरएनए दोनों में कॉमन मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ किसका है, यूरासिल का। आरएनए के अंदर में यूरासिल होता है और डीएनए के अंदर में यूरासिल की जगह थाइमीन होता है। तो टोटल हमारे पास में जो नाइट्रोजनस बेस मिले हमको वो 5 हैं, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। ये 5 नाइट्रोजनस बेस हमारे न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है भाई, अभी तक हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़ लिए न्यूक्लियोटाइड्स के। एक पेंटोज शुगर की बात कर ली हमने, पेंटोज शुगर के साथ में हमने नाइट्रोजनस बेस की भी बात कर ली है। जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में साथ में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में फर्दर मॉडिफिकेशन होकर के फर्दर एक एडिशनल ग्रुप जुड़ेगा और वो जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन पहले तो हमें न्यूक्लियोसाइड पढ़ना है भाई, न्यूक्लियोसाइड होकर के ही हम न्यूक्लियोटाइड बना पाएंगे। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, कैसे शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस आपस में ज्वाइन करते हैं और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं, वो समझते हैं। देखो अब इस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को आपस में जुड़ने के लिए किसी बॉन्ड की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड हम बनाने वाले हैं दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम का एक बॉन्ड होगा जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। कैसे बनता है, पहले एक जर्नल डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो पेंटोज शुगर है, किसी भी तरह की पेंटोज शुगर हो सकती है, चाहे वो राइबोज शुगर हो या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, वो हमारे लिए अभी इतने मतलब का नहीं है, ठीक है। ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शुगर। इस पेंटोज शुगर के पास में आपको मालूम होगा फर्स्ट प्राइम पोजीशन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट था, चाहे वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो या राइबोज शुगर हो, उसके फर्स्ट प्राइम पोजीशन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट था। उसी OH ग्रुप से प्यूरिन या फिर पाइरिमिडीन आकर के एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब कैसे करेगा समझो इसको। अगर हम प्यूरिन की बात करें, अगर ये राइबोज शुगर किसी प्यूरिन से जुड़ेगा तो प्यूरिन से कैसे जुड़ता है, ऐसे। ठीक है, ये प्यूरिन हो गया। प्यूरिन में आपको पता ही होगा नंबरिंग हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो 9th पोजीशन पर NH ग्रुप है वो शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट पोजीशन जो कार्बन पे OH ग्रुप है उसके साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। कंडेंसेशन रिएक्शन करने की वजह से H2O बाहर निकल जाएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो आपको मालूम है H2O बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद में ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाएगी, और जैसे ही ये नाइट्रोजन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ेगी तो इस बॉन्ड को ही हम बुलाते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस को कार्बन और नाइट्रोजन के थ्रू जोड़ रहा हो। ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अगर इसकी नंबरिंग करने जाए तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1'9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि प्यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो 9th पोजीशन से, तो 1'9 N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा ड्यूरिंग प्यूरीन के साथ में बाइंडिंग। अगर पाइरिमिडीन की बात करें तो अगर हम पाइरिमिडीन की बात करें तो पाइरिमिडीन में आप ध्यान से देखिए कि पाइरिमिडीन में नंबरिंग कुछ अलग तरीके से की जाती है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6th पोजीशन। यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन है उसका H ग्रुप और OH ग्रुप ये कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर के वाटर निकल जाएगा। निकलने के बाद में ये डायरेक्टली नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी हमारे पास में N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ पर जो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये 1'1 N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, 1'1 N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर हमारा पाइरिमिडीन बाइंड करता है, मान लो अगर हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल के साथ में क्या बाइंड करता है, पाइरिमिडीन, तो उस टाइम पर जो बॉन्ड बनता है वो 1'1 N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर हमारा प्यूरीन बाइंड करता है तो प्यूरीन के दौरान जो बॉन्ड होता है वो 1'9 पोजीशन N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हर बार N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बार जब शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कंबाइन हो, चाहे प्यूरीन की फॉर्म में या पाइरिमिडीन की फॉर्म में, तो जो कंबाइंड स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसी को हम बुलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये दोनों जगह पे क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड। इधर भी न्यूक्लियोसाइड और इधर भी न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इन न्यूक्लियोसाइड का नाम कैसे देंगे, भाई न्यूक्लियोसाइड के कुछ ना कुछ नाम होंगे, है ना। अब उनका नाम हम कैसे देने वाले हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि इनके नाम पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे अपना नाइट्रोजनस बेस रखते हैं, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। किस तरह की शुगर से वो कंबाइन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दो तरह की शुगर है, या तो राइबोस शुगर और दूसरी शुगर है डीऑक्सी राइबोस शुगर। जब इनके बीच में जुड़ना होता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और उस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होने वाला है वो हम यहाँ पे समझेंगे। पहला लेते हैं एडिनाइन, जो ए नाइट्रोजनस बेस है। एडिनाइन राइबोस शुगर के साथ भी जुड़ सकता है और डीएनए के डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ भी जुड़ सकता है, दोनों के साथ जुड़ सकता है बिल्कुल। अगर ये राइबोस शुगर के साथ में जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन, और राइबोस के साथ जुड़ा है मतलब ये आरएनए में पाया जाएगा। ये कहाँ पे पाया जाएगा, आरएनए में। अगर ये डीएनए की शुगर यानी डीऑक्सी राइबोस से जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। मतलब सिर्फ हमें राइबोस न्यूक्लियोसाइड के आगे डीऑक्सी टर्म ऐड करना होता है, बाकी सारा सेम होता है, सिर्फ हमें डीऑक्सी टर्म प्रीफिक्स में ऐड करना होता है। अगर ग्वानाइन के साथ बात करें, ग्वानिन के साथ बात करें तो ग्वानिन भी राइबोस शुगर के साथ जुड़ सकता है और डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ भी जुड़ सकता है। मान लो अगर ये राइबोस शुगर के साथ में जुड़ता है तो राइबोस शुगर के साथ में जुड़ने के बाद में इसका नाम हो जाएगा ग्वानोसिन, और इसके साथ में जुड़ने के बाद में डीऑक्सी ग्वानोसिन। तो ये हो गया। फिर हम आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, साइटोसिन। साइटोसिन भी राइबोस और डीऑक्सी राइबोस दोनों के साथ जुड़ सकता है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस दोनों के साथ जुड़ सकता है। अगर ये राइबोस के साथ जुड़ रहा है तो इसका नाम होगा साइटिडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइटिडीन। और अगर डीऑक्सी राइबोस के साथ जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन। डीऑक्सी साइटिडीन। अच्छा, यूरेडिन और यूरेसिल और थाइमिन की बात करते हैं। यूरेसिल और थाइमिन बहुत ही स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल हैं। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। उसी तरह से थाइमिन जो है वो सिर्फ डीऑक्सी राइबोस से जुड़ेगा, क्योंकि थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया नहीं जाता। तो थाइमिन जो नाइट्रोजनस बेस है ये सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा। वहीं पे अगर हम यूरेसिल वाले नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो वो राइबोस शुगर के साथ में जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम है यूरिडीन, और इसमें हम बोलेंगे डीऑक्सी थाइमिडीन। इसमें हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी थाइमिडीन। तो ये हमारे पास में
डीएनए के न्यूक्लियोसाइड और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड किस तरह से हम बनाते हैं वो हमने सारा लेबल कर दिया। इनके नेमिंग को याद करने का एक तरीका भी है भाई, अगर हमें न्यूक्लियोसाइड के नेम को याद करना तो उसका एक तरीका भी है। अगर हमारे पास में किसी प्यूरीन का न्यूक्लियोसाइड बनेगा और यहाँ पे अगर किसी पाइरिमिडीन का न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो हमें कुछ सफिक्स याद करने हैं, हमें कुछ सफिक्स याद करने हैं। सफिक्स यानी जो लेटर के वर्ड के बाद में ऐड किया जाता है। प्यूरीन अगर न्यूक्लियोसाइड बनता है तो डीन टर्म ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा? डीन टर्म। जैसे सॉरी सीन, साइन, ये गलत हो गया, ये उल्टा कर दिया मैंने, सीन। और पाइरिमिडीन जब बनेगा तो डीन टर्म यूज़ किया जाएगा। जैसे याद भी करा देते हैं, एडिनोसिन, ग्वानोसिन। अच्छा, डीन में देखो साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। अभी से थाइमिडीन नहीं बनता, डीऑक्सी थाइमिडीन। अब इसके आगे डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन लगा सकते हो, लेकिन सिंपल सा हमें याद करना है कि जब भी न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो प्यूरीन के नाम के पीछे सीन और पाइरिमिडीन के नाम के पीछे डीन लगता है। ये हमें याद रखना है। इसमें सिर्फ एक ही कन्फ्यूजन है, साइटोसिन का नाम। इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है इस ट्रिक को याद करने में, साइटोसिन का नाम। साइटोसिन जो है वो एक पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन अगर इस ट्रिक के हिसाब से देखोगे तो ये प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए, क्योंकि प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड में साइन यूज़ हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस ट्रिक को यूज़ करते समय कि साइटोसिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन उसके नाम के पीछे सीन प्रीफिक्स नॉर्मली आता है। तो ये आपको एक्सेप्शन खाली याद होना चाहिए। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में उनके नाम को समझने के बाद में, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझने के बाद में, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? न्यूक्लियोसाइड तक पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ पे है? न्यूक्लियोटाइड पर। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाते टाइम हमें फॉस्फेट ग्रुप यानी कि H3PO4 ग्रुप्स जो हैं उनको न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब हम न्यूक्लियोसाइड और H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप आपस में किस तरह से ज्वाइन करते हैं वो भी समझना है ना। तो पहले एक जर्नल न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक राइबोस शुगर है, ठीक है। इस राइबोस शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। कोई सा भी शुगर हो सकता है, कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, लेकिन ये कहा जाएगा क्या? न्यूक्लियोसाइड। ये हमारे पास में है एक न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड के पास में 5th प्राइम कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिस OH ग्रुप के साथ में H3PO4 ग्रुप आकर के ज्वाइन कर जाता है। ये H3PO4 ये हमारे पास में फॉस्फेट ग्रुप है H3PO4, जिसका स्ट्रक्चर हमने ओपन करके बना दिया ताकि बॉन्डिंग में इजी हो। अब बॉन्डिंग होते टाइम ये हाइड्रोजन और OH बाहर निकल जाएंगे, ये कंडेंस हो जाएंगे, और इनके कंडेंस होने से क्या होगा कि फॉस्फेट ग्रुप डायरेक्टली ऑक्सीजन के थ्रू इस न्यूक्लियोसाइड से जुड़ जाएगा। एक बार हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। इधर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास CH2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद इधर OH ग्रुप, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या पूरे न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, और ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड बनता है जब एक अल्कोहल एक एसिड के साथ जुड़ता है। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है और एक अल्कोहलिक ग्रुप है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये जो न्यूक्लियोटाइड मिला है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट ग्रुप। तो ये कौन सा फॉस्फेट ग्रुप है? न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। अच्छा, इस मोनोफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट और जुड़ सकते हैं, जिसमें हमें डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट 3 कंडीशन मिल सकती है।
एक बार हम यहाँ पर बनाते हैं कि भाई ये मोनोफॉस्फेट डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होगा। इसको थोड़ा पीछे बना लेते हैं क्योंकि हमें फॉस्फेट ग्रुप और ऐड करने पड़ेंगे अब की बार। यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप था वो यहाँ पे बाउंड हो रखा है, ठीक है। ये एक फॉस्फेट है। अब इसमें आकर के एक और फॉस्फेट को जोड़ दो, एक और फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ दो। जब एक और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो वो H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H2O के बाहर निकलने के बाद ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के थ्रू ये बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, जो दो फॉस्फोरिक एसिड के बीच में बनेगा, इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड। जबकि ये वाला जो बॉन्ड था इसको क्या बोल रहे थे? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। इन बॉन्ड्स की खासियत है, इसीलिए लिख रहे हैं, खासियत है इनकी। अच्छा, हमने बोला था ये डाईफॉस्फेट हो गया, ये मोनोफॉस्फेट था, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। अब क्या बन चुका है? डाईफॉस्फेट। लेकिन अभी भी हमारा पूरा काम खत्म नहीं हुआ, हमें ट्राईफॉस्फेट बनाना है। हमें ट्राईफॉस्फेट बनाना है तो एक और फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जोड़ दो, OH OH OH। फिर से ये बॉन्ड चला जाएगा बाहर और ये डायरेक्टली बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को भी क्या बुलाएंगे? एनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड का काम है, इसीलिए लिखा हुआ है, फालतू में नहीं लिखा, इसीलिए लिखा हुआ है। अब बन गया हमारे पास ट्राईफॉस्फेट। ये भी हमारे पास क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। ये तीनों न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। सिर्फ इसमें फॉस्फेट का नंबर अलग अलग है, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, डाईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। और जो बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है वो भी हमने दिखा दिए। यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उनका नाम होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा वाला सबसे क्लोज होता है कार्बन के, बीटा वाला उसके दूर होता है और गामा वाला सबसे दूर होता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास में जुड़ने के बाद और इधर नाइट्रोजनस बेस जुड़ने के बाद ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, हमने बताया था कि ये जो बॉन्ड के नाम है ये ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है वो समझो। जो एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं ये एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। ये कैसे बॉन्ड होते हैं? एनर्जी रिच। मतलब अगर हम इनको तोड़ें, इनको ब्रेक करने पे, इनको हाइड्रोलाइज करने पे क्या निकलती है? एनर्जी बाहर निकलती है। हमें क्या मिलेगी? इनको तोड़ने पे एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी सोर्स है हमारे सेल के, ठीक है। लेकिन ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये एनर्जेटिक नहीं होता भाई। इसको तोड़ने पे एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तोड़ने के लिए तो एनर्जी उल्टा लगानी पड़ेगी। इसको तोड़ने पे कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो किसको तोड़ने पे एनर्जी मिलती है? गामा फॉस्फेट को और बीटा फॉस्फेट को। अल्फा फॉस्फेट को तोड़ने पे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। अब याद करो, हमारे पास में एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है ATP। ये ATP और कुछ नहीं है, ये एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या बेटा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो मतलब कि ये एक न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट है। आपको पता होगा जब हम इसमें से एक फॉस्फेट तोड़ लेते हैं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तोड़ लेते हैं, गामा वाला, गामा फॉस्फेट, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। अच्छा, एक और फॉस्फेट तोड़ लो, कौन सा? बीटा फॉस्फेट। बीटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जब हम तोड़ेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है AMP में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और आपको पढ़ा होगा कई बार एनर्जी कैलकुलेशन में हम ATP से ADP बनाते हैं और ADP से AMP बनाते हैं, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? इस एनहाइड्राइड बॉन्ड को तोड़ने पे। इस एनहाइड्राइड बॉन्ड को तोड़ा तो पहला ATP से ADP बना, इसको तोड़ा तो AMP बना। लेकिन AMP से हम कभी भी ज़ीरो फॉस्फेट पे नहीं जाते, क्योंकि अगर हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड को, तो यहाँ पे उल्टा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगी नहीं, यहाँ पर उल्टा हमें एनर्जी लगानी पड़ जाएगी। तो इसीलिए हम एनर्जी रिच बॉन्ड दो को ही बोलते हैं, एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है उन्हीं को बोलते हैं। अब फिर से आते हैं हम अपने न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग पे, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग करते टाइम हम यहाँ पर पहले एडिनाइन या नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। भाई एडिनाइन ने क्या बनाया था? न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड, दो तरह के न्यूक्लियोसाइड बने थे, एक बना था एडिनोसिन जो कि आरएनए का न्यूक्लियोसाइड था, और एक बना था डीऑक्सी एडिनोसिन जो कि डीएनए का न्यूक्लियोसाइड था। अब इस एडिनोसिन से हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। हमें क्या बनाना है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर डाइफॉस्फेट या फिर ट्राइफॉस्फेट, कुछ भी हो सकता है, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड में काउंट होते हैं, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अगर इसके लिए एक कॉमन नाम दिया जाए तो हम देते हैं एडिनाइलिक एसिड। इन तीनों को ही हम क्या बुलाएंगे, क्या कह करके? एडिनाइलिक एसिड कह करके बुलाएंगे। अच्छा, डीऑक्सी एडिनोसिन को समझो, यहाँ पे आएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। तीनों के लिए अगर कॉमन नाम लिखा जाए तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ये एडिनाइन की बात हो गई। दूसरा चलते हैं, ग्वानिन। ये भी एक प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है। भाई प्यूरिन से दो तरह के न्यूक्लियोसाइड बने थे, एक आरएनए का न्यूक्लियोसाइड जो ग्वानोसिन था, और एक डीएनए का न्यूक्लियोसाइड जो कि डीऑक्सी ग्वानोसिन था। अब यहाँ से न्यूक्लियोटाइड बनाओ। देखो न्यूक्लियोटाइड बनाते टाइम आपको कुछ नहीं करना, ग्वानोसिन मोनो डाई और ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी ग्वानोसिन का कुछ नहीं करना, बस डीऑक्सी जोड़ना है आपको, बाकी सब कुछ कॉमन कर दो। एक कॉमन टर्म अगर इसके लिए देनी हो तो ग्वेनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड। इसके लिए देनी हो तो डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड। ये क्या होगा? डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा? ग्वेनाइलिक एसिड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम पाइरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। पाइरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड में हम साइटोसिन देखते हैं। साइटोसिन ने दो तरह के न्यूक्लियोटाइड बनाए, एक साइटिडीन और दूसरा डीऑक्सीसाइटिडीन। डीऑक्सीसाइटिडीन। फिर से चलते हैं। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। कॉमन नाम साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। ये तीनों के लिए चल जाएगा। डीऑक्सीसाइटिडाइल के लिए तो बस आपको डीऑक्सी टर्म जोड़ना है, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट। कॉमन नाम डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब थाइमीन और यूरेसिल की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट यही होता है क्योंकि थाइमीन और यूरेसिल एक सिंगल न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, क्योंकि ये या तो आरएनए में प्रेजेंट होंगे, यूरेसिल की बात करें तो, और थाइमीन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया नहीं जाता। तो थाइमीन किस तरह का न्यूक्लियोसाइड बनाता है? डीऑक्सी थाइमीन, थाइमिडीन। और अगर इससे हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, तीनों को मिला के डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। यूरिडीन में देखें तो यूरिडीन सिर्फ एक ही तरह का बनाता है, यूरिडीन, और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, तीनों को मिला के यूरिडाइलिक एसिड। इसको हमने जल्दी जल्दी कर दिया है कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा, हमें ये सब बार बार अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए हमारे न्यूक्लियोसाइड के नाम, न्यूक्लियोटाइड के नाम। और हमने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि नाइट्रोजनस बेस का नाम हम कैसे निकालेंगे। जनरली क्वेश्चन इसी तरह से आता है, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स दे देता है, फिर आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन उसमें से न्यूक्लियोटाइड का नाम है, कौन उसमें से नाइट्रोजनस बेस का नाम है, और कौन उसमें से न्यूक्लियोसाइड का नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से सेलेक्ट वहाँ पे करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हमने एक सिंगल यूनिट यानी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बाद में हमें जाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाने वाले हैं। भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कब बनेगी? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में ये पूरी चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होती हैं। सारी की सारे कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट
डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट नहीं होते हैं, क्योंकि जब इनको आपस में जुड़ना होता है तो जुड़ने के लिए एनर्जी आती है एनहाइड्राइड बॉन्ड को तोड़ने पे। जैसे मान लो यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप थे, इन 3 में से ये 2 टूट जाएंगे, एनर्जी बनेगी और एनर्जी की वजह से फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन आगे हम देखेंगे। तो अब बात करते हैं कि फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बनता कैसे। उसके लिए हम 2 न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं और उससे समझते हैं। ये हमारे पास में एक न्यूक्लियोटाइड है, इधर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, इधर हमारे पास में CH2 ऑक्सीजन और फॉस्फेट ग्रुप। अभी पूरा बना लेते हैं, बार बार पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ सिंबल हम लिखेंगे। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। इस न्यूक्लियोटाइड के पास में 1 प्राइम 2 प्राइम 3rd प्राइम पोजीशन पर OH ग्रुप है, ठीक है। 2nd प्राइम पोजीशन पर भी OH ग्रुप है, मतलब ये RNA का न्यूक्लियोटाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये DNA का भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो यहाँ पे H होता DNA का तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमें इससे काम ही नहीं है। हमें किससे काम है? 3rd पोजीशन पर OH ग्रुप से। अब यहाँ से एक नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, यहाँ से क्या आएगा? एक नया न्यूक्लियोटाइड। ये यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मान लो कुछ भी है, ये छोड़ दो आप, ये OH ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे CH2 ग्रुप, इसके पास 3 फॉस्फेट है, 1 2 3 फॉस्फेट। स्टार्टिंग में 3 फॉस्फेट होते हैं सबके पास। अब इन 3 फॉस्फेट में से ये दोनों टूट जाएंगे, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और इसी एनर्जी को यूज़ करके ये जो फॉस्फेट ग्रुप था यहाँ पर, ये जो फॉस्फेट ग्रुप था इसके पास एक OH ग्रुप था, इस OH ग्रुप का कंडेंसेशन इस वाले ग्रुप के साथ होगा और यहाँ पे एक डायरेक्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 फॉस्फेट निकल गए, 1 फॉस्फेट बचा अल्फा वाला सिर्फ, और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हुई तो यहाँ पे एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट बॉन्ड। ये जो पूरा बड़ा वाला बॉन्ड बना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अब एक कंप्लीट बॉन्ड है। इस पूरे बॉन्ड को बुलाते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर, क्योंकि यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड है, तो इस पूरे बॉन्ड को हम क्या बुलाएंगे? फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, जिसमें 2 फॉस्फो ईस्टर है, इसीलिए यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। मान लो एक और इसको एक्सटेंड करते हैं, एक और आएगा। अब डायरेक्ट जल्दी करेंगे, हम सारा कुछ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे इसका फॉस्फेट है, इसका फॉस्फेट इससे जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। फिर से हम एक और ले लेते हैं, अब की बार और जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन गया फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। एक और नया वाला ले लो, इसका पोजीशन और ये एक और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, ध्यान से देखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का, जो न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट है उसका 3rd प्राइम OH ग्रुप, उसका 3rd प्राइम OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड दूसरा है उसका कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होता है? 5th प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, जो उसके पास में फॉस्फेट ग्रुप था वो इन्वॉल्व होता है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। फिर से N3 जो होगा इसका हमारा OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, 3 प्राइम OH ग्रुप, और इसका 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। तो हमेशा पुराने वाले या फिर पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH ग्रुप और नए वाले का 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, पुराने वाले का 3 प्राइम OH ग्रुप और नए वाले का 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, इस तरह से ये बॉन्ड जुड़ता हुआ चला जाता है। और ये पूरा जो चेन बनता है इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो पूरा एक चेन बन रहा है इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजनस बेस इसको बनाने में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते टाइम हमारा सिर्फ शुगर का काम होता है और फॉस्फेट ग्रुप का काम होता है। ऑल्टरनेटिवली शुगर फॉस्फेट, शुगर फिर से फॉस्फेट, फिर से शुगर, फिर से फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरह से बैकबोन बनती है। शुगर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। तो जो बैकबोन बनती है वो शुगर फॉस्फेट की बनती है। नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ में एसोसिएटेड रहता है, लेकिन वो बैकबोन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा होता।
अच्छा, इस ध्यान से अगर इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखो तो इस पूरी चेन में दो सिरे बनते हैं, दो बिल्कुल डिफरेंट सिरे बनते हैं। भाई एक साइड पे हमारा क्या प्रेजेंट है, एक साइड पे क्या प्रेजेंट है, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। ये देखो, ये फ्री फॉस्फेट ग्रुप है जो कि एक सिरे पे प्रेजेंट है 5th प्राइम कार्बन पे, ये फ्री फॉर्म में। बाकी सारे जितने भी बीच में शुगर आएंगे उनका फॉस्फेट ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बिल्कुल अपोजिट साइड जाएं तो यहाँ पे एक 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा। तो इस तरह से हमारा जितनी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वहाँ पर दो एंड्स बन जाते हैं, एक 5 प्राइम एंड और एक 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और 3 प्राइम एंड पे हमें एक फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर OH ग्रुप देखने को मिलेगा। तो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमें दो एंड्स मिलते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे एक OH ग्रुप होता है फ्री और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होता है फ्री फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें हमने नाइट्रोजनस बेस से स्टार्ट किया था, न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड पढ़ा और उसके बाद किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो समझ लिया। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, इसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देगा, विच ऑफ द गिवन, इस तरह का एक एग्जाम्पल रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो नीचे दिए गए में से कितने तो न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, नंबर बताना है आपको, कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, नाइट्रोजन बेस हैं, और तीसरा आपको बताना है न्यूक्लियोसाइड ऑफ DNA। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए लेकिन न्यूक्लियोसाइड RNA का नहीं, DNA वाला न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब जो टेबल आपको दी जाएगी वो कुछ ऐसी दी जाएगी, एडिनाइन, ग्वानोसिन, डीऑक्सी एडिनाइन, साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी यूरिडीन, डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया, ग्वेनाइलिक एसिड, थाइमीन, थाइमीडाइलिक एसिड, ठीक है। ये पूरा हमारे पास में ऑप्शन है। अब इसमें आपको आंसर देना है। पहले बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड, कितने इसमें से न्यूक्लियोटाइड है, नंबर लिखेंगे। क्या एडिनाइन एक न्यूक्लियोटाइड है? नहीं। क्या ग्वानोसिन? नहीं, ये न्यूक्लियोसाइड है। क्या डीऑक्सी एडिनाइन? नहीं। क्या साइटिडाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है? हाँ भाई, साइटिडाइलिक एसिड, एसिड टर्म जुड़ा है, एसिड टर्म जहाँ भी जुड़ता है वो न्यूक्लियोटाइड ही होता है। क्या डीऑक्सी यूरिडीन? नहीं, डीऑक्सी यूरिडीन तो बनता ही नहीं है। अगर आप ध्यान से दें तो यूरेसिल कभी भी डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ नहीं जुड़ता, तो डीऑक्सी यूरिडीन तो बनता ही नहीं है। तो इसको आप तो हर ऑप्शन के साथ डिलीट कर सकते हैं। डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड, ये बिल्कुल हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड है, तो ये दूसरा हो गया क्योंकि यहाँ पे एसिड टर्म जुड़ा हुआ है। थाइमीन, थाइमीन नहीं है। थाइमिडाइलिक एसिड, अच्छा फिर से देखो, क्या थाइमिडाइलिक एसिड बन सकता है? नहीं। डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड बनता है क्योंकि थाइमीन सिर्फ डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है, ये राइबोस शुगर के साथ नहीं जुड़ता, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल बनी नहीं सकती, ये भी चीज़ बिल्कुल बनी नहीं सकती, इसको तो आपको हटा ही देना है हर ऑप्शन से। अब देखो ये यहाँ पे ऑप्शन कितने आए हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 2, तो इसका आंसर हो गया 2। नाइट्रोजन बेस, क्या एडिनाइन एक नाइट्रोजनस बेस है? बिल्कुल। क्या ग्वानोसिन? ध्यान से सीन लगाए, सीन लगाए मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है, नहीं, धोखा नहीं खाना। डीऑक्सी एडिनाइन, भाई डीऑक्सी एडिनाइन जैसा कुछ होता ही नहीं है, डीऑक्सी एडिनोसिन होना चाहिए था, यहाँ पे सीन होना चाहिए था, वैसे ही गलत है ये, तो ये भी बन ही नहीं सकता, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये भी कुछ नहीं होता, तो इसको भी आप अपने हर ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नाइट्रोजनस बेस अभी तक हमको मिला है और दूसरा थाइमीन, ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है, बिल्कुल। तो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का भी नंबर हो गया 2। अब अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। न्यूक्लियोसाइड ऑफ DNA,
इसमें से कितने ऐसे न्यूक्लियोसाइड हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। पहले तो न्यूक्लियोसाइड देखो, ग्वानोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है लेकिन ये डीएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में पाया जाता है। साइटिडाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है, छोड़ दो इसको। थाइमीन नाइट्रोजनस बेस है, बाकी सब बन ही नहीं सकते तो उनके बताओ हमें चेक भी नहीं करना। तो न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए 0 है। आरएनए का एक न्यूक्लियोसाइड है लेकिन डीएनए का एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये सारे नाम दिए होते हैं जम्बल्ड फॉर्म में और आपको चेक करना होता है कि कौन नाइट्रोजनस बेस है, कौन न्यूक्लियोसाइड है, कौन न्यूक्लियोटाइड है, कौन डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है, कौन डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। ये चीज़ें आपको फिर क्लियर करनी होती हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। जैसा कि इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको दी गई है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको दी गई है जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है टोटल। इसके अंदर में कितने न्यूक्लियोटाइड है टोटल? 10 न्यूक्लियोटाइड। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, हाउ मैनी। पहला आपको देखना है कि शुगर, कितनी पेंटोज शुगर आपको मिलेगी, ये ऑप्शन है। दूसरा, कितने एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिलेंगे। भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेंगे ना, तो कितने मिलेंगे वो चेक करना है। फिर कितने फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड मिलेंगे, कितने फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड मिलेंगे। अच्छा एक और, कितने फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड मिलेंगे, कितने फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ले लेंगे। और पांचवा ले लो, कितने फ्री OH ग्रुप मिलेंगे एट 3 प्राइम ग्रुप, फ्री OH ग्रुप एट 3 प्राइम ग्रुप कितने मिलेंगे, ये चीज़ें हमें सारी बतानी है। अब ध्यान से चलते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ। देखो 10 न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो शुगर तो 10 ही होंगे भाई। अगर 10 न्यूक्लियोटाइड है, हर न्यूक्लियोटाइड में एक एक शुगर होना जरूरी है, तो शुगर तो 10 ही होंगी, पक्की बात। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे भाई, जितनी शुगर होंगी, टोटल 10 शुगर है और हर शुगर के साथ में एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा ही होता है, और आपको पता है हर नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही जुड़ा होता है, तो यहाँ पे टोटल एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी 10 हो जाएंगे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उतने ही हो। अगर हमें 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ना हो तो कितने बॉन्ड लगते हैं, 1। अच्छा 3 को जोड़ना हो तो 2, 4 को जोड़ना हो तो 3, 1 2 3। इसका मतलब अगर एक लीनियर चेन है, किसी भी तरह की एक लीनियर चेन है, उनको जोड़ने के लिए जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स लगते हैं वो 1 कम लगते हैं, n-1। जैसे अगर 5 होता तो 1 2 3 4 5, लेकिन बॉन्ड कितने होते हैं, 1 2 3 और 4। किसी भी लीनियर चेन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से 1 कम होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना हो जाएगा, 10-1 = 9। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना हो जाएगा, 9। अच्छा यहाँ पे आना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखो बेटा, एक चेन जो होती है इसको तो बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन जो सबसे पहला वाला फॉस्फेट होता है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है 5 प्राइम पोजीशन पर, और उस पर सिर्फ एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड लगा होता है। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये डाइस्टर नहीं होता भाई, डाइस्टर तो तब बनेगा जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, ये और ये जुड़ेंगे, या ये और ये जुड़ेंगे आपस में। ये तो फ्री है, तो यहाँ पे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कितना होगा, 1, क्योंकि एक ही पूरी चेन में सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप फ्री फॉर्म में है। तो हमें किसी भी चेन को आप उठा करके देख लो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोई सी भी चेन उठा करके देख लो, वहाँ पे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हमें 1 ही मिलता है। तो चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, उससे मतलब ही नहीं है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 1 ही फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड मिलता है। फिर से ये पूछा गया है फ्री OH ग्रुप एट 3rd प्राइम पोजीशन। तो 3rd प्राइम पोजीशन वाला जो फ्री OH ग्रुप है वो सिर्फ एक जगह मिलता है, लास्ट पोजीशन में, लास्ट न्यूक्लियोटाइड में, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ ऑप्शन है जो हमने एक पूरा क्लियर कर लिया। तो इस तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दे करके आपको नंबर पूछा जा सकता है।